और बॉटम में स्केलिंग के वजह से ऐसे ब्लैक हो जाता है। तो इसके लिए एक बाउल में डिश लिक्विड, बेकिंग सोडा और विनेगर को ऐड करके इस पेस्ट से अच्छे से ब्रश करना है। बस इतनी सी बात, अब ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। यहाँ पे मेरा उंगली कर दिया और तुम टिप बता रही हो। ओके सॉरी। ऐसे टिप्स के लिए कमेंट की। ये है मेरा आलसी भाई जो दिन भर सोफा के ऊपर पड़ा रहता है, लेकिन आज मुझे इम्प्रेस करके पैसे मांगने के लिए तुरंत घर को साफ कर दिया। सारखं तेच रडायला ना. शाम की हल्की ठंडी हवा का मजा लेने के लिए पलाश, मृत्युंजय और सुधा काका एक साथ बैठकर मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ठंडी हवा तो दूर, चारों तरफ जैसे अजीब सी घुटन और उमस भरी गर्मी छाई हुई थी। गर्मी से राहत पाने के लिए सुधा काका बार बार हाथ पैर हिलाकर खुद को हवा कर रहे थे। ये तीनों मछुआरे हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं और फिर बाजार में बेचते हैं। जो कमाई होती है उसे आपस में बांट लेते हैं। उनके पास एक ही नाव है, इसलिए तीनों साथ ही मछली पकड़ते हैं। इस गर्मी में अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतनी हवा कर ली कि हाथ दुखने लगे। सुनो तुम लोग, कल बाजार लगेगा, इसलिए सुबह जल्दी निकल। अपना जाल कंधे पर रखे हिलता डुलता उनकी तरफ आया। क्या बात है मृत्युंजय दा, आज तो बहुत मछली पकड़िए लगता है। आज के बाजार में बढ़िया बिक्री होगी। नरेन की बात सुनकर मृत्युंजय का चेहरा उतर गया, जैसे वो उसकी बात से खुश नहीं था। अच्छा, और तूने क्या कम मछली पकड़ी है? तेरी मछली तो अकेले की है। तू सारा मुनाफा अकेले रखेगा और हमें 3 हिस्सों में बांटना पड़ता है। तो असली फायदा किसका हुआ बता? अरे मृत्युंजय दा, मजाक कर रहा था यार। बात का बतंगड़ मत बनाओ। छोड़ो, तुम लोग बाजार जा रहे हो ना, मैं भी वही जा रहा हूँ। लेकिन फटे का कुछ अता पता नहीं है। ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ उसे। शायद अकेले ही मछली पकड़ने निकल गया है। क्या आज वो तेरे साथ नहीं आया? नहीं काका, मुझे लगता है तो वो पाक जला की ओर गया है मछली पकड़ने। क्या इस जगह को तो लोग मनहूस मानते हैं, ऊपर से वहाँ मगरमच्छ भी है। ये सब जानते हुए भी उधर गया है। और तुझे कैसे पता कि फटीक उसी तरफ गया है? कल रात फटीक और सत्य मुझसे छुपकर कुछ बातें कर रहे थे। कानों कान मैंने सुना। आज सुबह वो दोनों पाक जला की तरफ गए हैं। अब गए तो गए, मुझे क्या। तो काका, क्या आप लोग यहीं खड़े खड़े पूरा दिन बिताओगे? उधर तो बाजार शुरू होने ही वाला है और हम अब तक यहीं अटके हुए हैं। हमें जल्दी वहां पहुंचना पड़ेगा। हाँ सुधा काका, जल्दी चलते हैं, देर करना सही नहीं होगा। चारों बाजार की ओर अपने अपने मछली लेकर निकल पड़ते हैं।
बाजार की भीड़ भाड़ में चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं। पलाश, मृत्युंजय और सुधा काका भी अपने जाल में से मछलियां निकालकर टोकरी में सजाने लगे। फिर धीरे धीरे करके अपनी मछली बेचते हैं। बाजार के खत्म होते ही पलाश और सुधा बुजुर्ग बैठे हैं बांस की मचान पर। गांव के कुछ नौजवान और बूढ़े मिलकर रोज शाम को यहाँ बैठकर बातें करते हैं, लेकिन आज कोई नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे सब भूल ही गए हों कि आज शाम की गपशप होनी थी। सुधा काका तंबाकू पीते हुए चुपचाप बैठे हैं। पेशे से वो मछुआरे हैं, लेकिन उन्हें एक और विद्या भी आती है, वो है ओझा विद्या। लेकिन उन्होंने कभी इस विद्या के बदले किसी से एक पैसा तक नहीं लिया। कोई पैसा देना चाहता तो वो हंसते हुए कहते, दूर बगला, मैं ओझा विद्या के पैसे लेकर अपमानित नहीं कर सकता। तू पैसे से बूढ़ी ठाकुर की पूजा कर दे, बूढ़ी ठाकुर ही सबका भला करेंगे। सुधा काका का मछली पकड़कर ही उनका अकेले का जीवन कट जाता है। उन्होंने कभी शादी नहीं की और गांव में जब भी कोई छोटा मोटा संकट आता, वो सबसे पहले मदद के लिए आगे आते हैं। इसलिए गांव के लोग उन्हें बहुत मान सम्मान देते हैं। ए काका, आज क्या कोई नहीं आएगा? आज तो बूढ़े ठाकुर की पूजा को लेकर मीटिंग भी थी, क्या सब भूल गए हैं? अरे ये मृत्युंजय दा कहाँ गया? उसका भी कोई अता पता नहीं है। पता नहीं, मैं भी सोच रहा था कि इस बार भी चंदा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मृत्युंजय को ही दे दूंगा, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसकी जगह तू ही जिम्मेदारी ले ले, ठीक है? इसको लेकर आप चिंता मत करो काका, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। इतने में मृत्युंजय हाँफता हुआ मचान के सामने आ पहुंचा। घबराई हुई आवाज में वो बोला, काका, जला किनारे किसी ने सत्या को देखा है, लेकिन फटीक का कुछ पता नहीं है। लोग कह रहे हैं सत्या तो जैसे पागल हो गया है। सब लोग उसी ओर जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ चलो। तीनों जल्दी जल्दी उस जलाशय की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक बड़े से पेड़ के पास भीड़ लगी हुई है। भीड़ के बीच से जैसे तैसे आगे जाकर देखा तो सत्य पेड़ के नीचे बैठा था। पूरी तरह पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। अपने दोनों हाथ सिर पर मारता जा रहा था और एक ही बात बार बार बड़बड़ा रहा था, तेरे फटीक को खींच ले गया, फटीक को खींच ले गया। कितना ज्यादा खून था, फटीक को खींच ले गया। भीड़ में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। पलाश कुछ बोल नहीं जा रहा था कि सुधा काका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, रहने दे, अब कुछ मत पूछ। लगता है इसने कुछ बहुत भयानक देख लिया है। इसे तंग करने का कोई फायदा नहीं। तू नरेन को ही संभाल। नरेन की आंखों में आंसू थे। अंदर से वो टूट चुका था इस अचानक हुए हादसे से। होना भी लाजिमी था, क्योंकि फटीक उसका पुराना साथी था, मछली पकड़ने का सालों पुराना जोड़ीदार। पल भर में सब कुछ बदल गया था।
बने मचान पर पलाश, मृत्युंजय और सुधा काका फिर से बैठकर उस घटना की चर्चा करने लगे। असल में वो समझ ही नहीं पाए थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सालों पहले एक बार ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन तब बात इतनी बड़ी नहीं थी। समझे काका, मुझे लग रहा है कि सत्यता झूठ बोल रहे हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बिल्कुल तू ठीक कह रहा है। मुझे भी कुछ तो शक हो रहा था। नाव पर एक मगरमच्छ चढ़ा और फट्टी को खींच कर ले गया, लेकिन सत्या को छोड़ दिया। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अरे ओ मूर्खों की टोली, ऐसा भी तो हो सकता है कि फोटिक जाल डालकर मछली पकड़ रहा होगा और तभी मगरमच्छ आकर जाल को खींचने लगा होगा, जिससे फोटिक पानी में गिर पड़ा। इसके बाद जो हुआ वही बाकी कहानी है। जो भी हो काका, फटीक का एक बार खोजबीन जरूर करना चाहिए। क्या पता डर के मारे वो कहीं पास के सूखे टापू पर चढ़ के छुपा हो। कम से कम ढूंढने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, है ना? अरे पागल हो गया क्या? तूने नहीं सुना सत्य क्या बर्बर कर रहा था? उसने खून देखा है। इसका मतलब है कि मगरमच्छ उसे पानी के अंदर खींच कर ले गया। अब इससे ज्यादा कुछ कहने को बचता है क्या? मृत्युंजय अब चुप हो गया। सुधा काका की बातों से जैसे वो भीतर ही भीतर कुछ सोचने लगा। ये देखकर पलाश ने उससे कहा, क्या हुआ मृत्युंजय दा? आप इतना चुपचाप क्यों हो गए? कुछ सोच रहे हो क्या? मुझे ही तो सोचना पड़ेगा। तुम लोगों को क्या चिंता है? सुधा काका उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गए। क्या रे, क्या हुआ तुझे अब? आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। तुम लोगों का कोई परिवार नहीं है, लेकिन मेरा है। और जैसे ही थोड़ा मौका मिलता है, मेरी बीवी ताने देने लगती है। इस हिस्से की कमाई से मेरा घर नहीं चलता। समझ गया, लेकिन ऐसा अचानक क्यों सूझा तुझे? इतने दिन से तो हम सब मिलकर बराबर में मछली पकड़ते आ रहे हैं, तब तो तूने कुछ नहीं कहा। अब अचानक ऐसा क्या हुआ? अरे अचानक नहीं काका, मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था बोलूंगा, लेकिन कह नहीं पा रहा था। अब तो पत्नी का रोज रोज का किचकिच सहा नहीं जा रहा। अब तो कमाई बढ़ानी ही पड़ेगी। तू कमाई बढ़ाने का सोच क्या रहा है? और कैसे? तुम लोगों का खर्चा कम है, तो इस हिसाब से तुम लोगों को हिस्सा माने मछली के पैसे में से थोड़ा कम होना चाहिए। इतना सुनते ही पलाश का माथा तुरंत तन गया। वो गुस्से में बोला, ये कैसी बात कर रहा है? जब हमने नाव खरीदी थी तब तो ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। तब तो सबने तय किया था कि कमाई बराबर बराबर बांटी जाएगी, है ना काका? हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन मृत्युंजय जो कर रहा है तो उसकी बात पर भी तो थोड़ा सोच विचार करना चाहिए ना। उसका परिवार है, उनके खर्चे हैं। जो भी हो काका, इस बात से मैं सहमत नहीं हो सकता। शुरुआत से तय हुआ था कि सबको बराबर हिस्सा मिलेगा और वही होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं मानूंगा। और जब नाव खरीदी थी तब परिवार का ध्यान नहीं आया था क्या? पलाश की ऐसी साफ बात सुनकर मृत्युंजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तीखी नजरों से पलाश को घूरते हुए बोला, तो फिर क्या करें? कमाई बढ़ानी है तो ज्यादा मछली पकड़नी ही होगी। और कहाँ ज्यादा मछली मिलती है ये तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्या रे, तू फिर से पांच जला में मछली पकड़ने जाने के लिए सोच रहा है? आज ही फोटिक के साथ क्या हुआ तू भूल गया? कैसे इतनी जल्दी उस जला में जाने की बात कर सकता है? अरे चुप करो तो काका। हो सकता है फटीक से कोई गलती हो गई हो।
पैर फिसल गया होगा या ऐसे ही गिर गया होगा, हम भी वही गलती थोड़ी करेंगे। नहीं नहीं, उस जगह में जाना ठीक नहीं होगा। वो मनहूस तालाब है, किसी ना किसी का जान जरूर लेगा वो। वहां जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा हमारे लिए। तब आप क्या करेंगे देख लो काका, या तो उस पाक जला में चलो या फिर पैसों का हिस्सा मुझे बढ़ा कर दो। फालतू का जीत करके काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, हिस्से के पैसे में कोई फेरबदल नहीं होगा। काका आप भी मान जाइए, अब से हमें वही मनहूस तालाब में जाकर मछली पकड़नी होगी। जब तुम लोग खुद ही तय कर चुके हो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, कल सुबह सुबह निकलते हैं पाक जला की ओर। हाँ बस बाबा बूढ़े ठाकुर हमारी रक्षा करे। काम ये लोग को आज इधर से जरा निकला काम ठीक है काका, तो बात पक्की रही। कल से हम पाक जला में ही मछली पकड़ेंगे, लेकिन कल थोड़ी जल्दी निकलना होगा। रात में निकलेंगे ताकि सुबह सुबह वापस लौट सकें। ठीक है, चलो चलो अब चलो। और यहाँ बैठकर कोई लाभ नहीं है, रात बहुत ज्यादा हो गई है। कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ चलो काका। रात में सोने से पहले सुधा काका एक बार फिर उस मनहूस तालाब के बारे में सोचते हुए कब नींद में डूब गए, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद सुधा काका का नींद खुलता है और अभी अंधेरा ही था जब सुधा काका जाल और लकड़ी लेकर निकल पड़े। नदी के घाट पर पहुंचते ही उन्होंने देखा पलाश और मृत्युंजय पहले से ही वहां खड़े हैं। अरे रे, तुम लोग तो पहले ही आके खड़े हो गए। मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया रे। खैर चलो, जल्दी लौट पाएंगे तो ही जान में जान आएगी। फिर नाव में बैठते ही सुधा काका बूढ़े ठाकुर को मन में प्रणाम करते हैं। नवीन वाला चार्जिंग वाला आ जाता है। हे बूढ़े ठाकुर, हमारी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना। पलाश ने नाव की पतवार खींचनी शुरू कर दी। चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। नाव में मृत्युंजय चुपचाप बैठा कुछ सोचता रहा। पलाश पतवार खींचते खींचते थकने लगा। उसने झुंझलाकर कहा, क्या रे मृत्युंजय दा, ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। अकेले खींचते खींचते मेरी सांस फूल रही है, तुम भी हाथ लगाओ यार। हाँ हाँ, आ ही तो गए, बस थोड़ा सा बचा है, तो बाकी का खींच लो, लौटते वक्त मैं संभाल लूंगा। कुछ देर और खींचने के बाद नाव पाक जला पर पहुंच गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैला था। पलाश ने पतवार रोक दी और जाल हाथ में ले लिया। काका मैं जाल फेंक रहा हूँ, तुम लोग चारों तरफ नजर रखना। अगर कहीं मगरमच्छ दिखे तो जाल तुरंत खींच लूंगा। ठीक है। मृत्युंजय अब भी एकदम शांत बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और चालाकी थी, जैसे उसे किसी बात का डर ही नहीं। पलाश ने जाल को ठीक से सहेजा और पानी में फेंक दिया। नाव में रखा लालटेन मंद मंद टिमटिमा रहा था। ठंडी हवा और गहरा सन्नाटा चारों ओर पसरा था। मृत्युंजय चारों तरफ कुछ खोजती नजरों से देख रहा था।
जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी सुधा काका की नजर दूर किसी चीज पर अटक गई। सुधा काका को दूर कुछ दिख रहा था। एक काली कोई चीज कीचड़ भरे पानी को चीरते हुए धीरे धीरे नाव की तरफ बढ़ रही थी। पास जाल खींच, खींच जल्दी। लग रहा है कि मगरमच्छ आ रहा है हमारी नाव की तरफ। पलाश घबराकर जाल खींचने लगा। उसी वक्त मृत्युंजय के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी उभर आई। वो उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे पलाश की ओर बढ़ने लगा। फिर एक जोरदार धक्का मारा। पलाश सीधे पानी में गिर पड़ा। ये क्या कर दिया तूने? क्या किया रे? पलाश को धक्का देकर गिरा दिया। उसको निकालो, ऊपर खींचो उसे। नहीं काका, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो तुझे भी फेंक दूंगा इस नाव से। मरने दे साले को, बहुत ज्यादा उछलने लगा था। इधर पलाश पानी में तैरकर नाव पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने पैरों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था, क्योंकि उसके दोनों पैरों को दलदल की लताएं जकड़ कर पकड़े हुए थे। एक समय ऐसा आता है जब पलाश के हाथों की ताकत भी जवाब दे देती है। वह धीरे धीरे दलदल में डूबने लगता है। यह सब देखकर सुधा काका की आंखों में पानी आ जाता है। ये क्या कर डाला तूने? लड़की को मार डाला तूने। ठीक किया मैंने, अब तेरी बारी है। सोचा था तुझे छोड़ दूंगा, पर नहीं, तुझे भी नहीं छोड़ सकता। कोई गवाह नहीं छोड़ा जा सकता। अब अकेले ही मैं इस नाव से मछलियां पकड़ूंगा और सारा धंधा करूंगा। मृत्युंजय धीरे धीरे सुधा काका की ओर बढ़ता है। तभी अचानक एक झपाक की आवाज होती है। पानी के नीचे से निकल कर आती है एक भयानक आकृति। उसका शरीर पलाश जैसा है, लेकिन वह पलाश नहीं है। उसका रूप बहुत ही भयानक है। उसे देखकर डर के मारे मृत्युंजय और सुधा काका कांपने लगते हैं। ये क्या है? ये कौन है? ये पलाश है क्या? पलाश का जैसा शरीर हवा में तैरते तैरते अचानक मृत्युंजय पर टूट पड़ा। फिर सब शांत हो गया। कुछ पलों बाद फिर से पानी के भीतर से उभर कर आया वो शरीर, लेकिन उसे सिर्फ शरीर कहना गलत होगा। वो धीरे धीरे नाव पर चढ़ने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे धुंध में बदल गया। फिर उसके मुंह से एक सफेद धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक आकृति का रूप लेने लगा। यह सब देखकर सुधा काका की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो फटीक है। हाँ, मैं। तेरा ये हाल कैसे हुआ? वो सत्या, उसने मुझे पहला फुसला कर इस पाक जला में लाया था। फिर जैसे आज मृत्युंजय ने पलाश को धक्का दिया, वैसे ही उसने मुझे भी धक्का देकर पानी में गिरा दिया था। उसका असली मकसद था मुझे मारकर नरेन की नाव पर कब्जा करना। जब तक मैं जिंदा था वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मुझे धोखे से यहाँ मरवा दिया। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत तड़पा, लेकिन बच नहीं सका। बहुत पीड़ा में मरा हूँ मैं, मगर उस धोखेबाज को मैंने छोड़ा नहीं। उसे भी आज इस जला में गाड़ दिया मैंने गाड़ दिया मैंने उस दरिंदे को। पलाश अभी भी जिंदा है, कुछ देर में होश में आ जाएगा। उसे लेकर घर चले जाना।
और दोबारा कभी मत आना इस खतरनाक दलदली इलाके में। रुको 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 रुको। बेटा लड्डू, स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी करो। हाँ लीला मास्टर जी। जी नमस्ते भाभी जी। एक 2 मिनट रुकिए। हाँ लड्डू जल्दी आओ, लड्डू मास्टर जी आ गए हैं, तुम लोग इंतजार कर रहे रिक्शे पर। लड्डू मैंने कहा भाभी जी क्या बात है, आज आपकी जुल्फ पे जो हम पढ़ते थे वो हम। बस कीजिए बलबूती जी, अभी आप देख ना ही रहे हैं तो हम बहुत जल्दी में हैं। शांत रहिए 2 मिनट। संस्कार नाम का चीज है क्या? देख मास्टर जी कब से खड़े हैं। ये लो तुम्हारा खाना और तुम बस्ते में सब रख लिए। हाँ हाँ आप मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ और बिल्कुल मस्ती ना ही करना। अब हाय हाय सॉरी मैम। अब हाय हाय लड्डू। मैंने कहा भाभी जी इतनी प्यार से विदाई मिलेगी, हम स्कूल में एडमिशन ले लें क्या? क्या बोले? और आपकी छोटी हड्डी निकल गई है, भाभी जी के साथ 1-2 हुआ। क्या बोल रहे हैं, हमने कुछ ना ही समझ आ रहा। अभी आपने सुना नहीं, कानपुर के बाहर एक बड़ा जबरदस्त मेला लगा हुआ। आपको पता है हमको ना मेले में घूमने का बहुत 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 शौक है। भाभी जी मुझे पता है, जैसे मुझे सुना ना मेले के बारे में, आप मेरी आंखों के सामने नाच गई। मतलब आपकी तस्वीर मेरे आंखों के सामने आ गई। कितना अच्छा लगता है बलबूती जी, और जब हाथों में हाथ डालकर मेले में एक हाथ में बर्फ का गोले की चुस्कियां लेकर और पूरे मेले में बस घूमना। अच्छा ये श्योर आपने हाथ डालकर ये आप बोल रही है मैं कोई सपना देख रहा हूँ? हाँ ये तो सपना है हमरा। पता है वो जो गोल गोल घूमता है ना झूला, मैं ही बोल रहा हूँ। कोई पकड़ा है वो जो झूला होता है वो में बैठ कर, और फिर जब वो झूला जाता है ऊपर और फिर डर से ऐसे चीख निकल जाता है और फिर जोर से गले लग जाओ। हाय दिया। ओह माय गॉड भाभी जी, बस भाभी जी मेरे आंसू निकल आएंगे भाभी जी। अच्छा बताइए क्या क्या देखा आपने सपने में? हाँ बताते हैं। उसके बाद ना हम झूला झूल लिए, उसके बाद हम ऐसे मेले में घूम रहे हैं, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, रंग बिरंगी चीजें हैं, और फिर अचानक से एक ऑटो वाला दिखता है कोने पर खड़ा हुआ। उसके पास जाते हैं और उसके पास बस एक ही भुट्टा है। हाँ और फिर वो भुट्टा खरीदते हैं। उसके बाद एक तरफ से हम खा रहे हैं और दूसरी तरफ से लड्डू के भैया। लड्डू के भैया कहाँ से आ गए मेले में? अब भुट्टा क्यों खाएंगे मेले में? वो ही जाएंगे मेले में और भुट्टा भी वही खाएंगे। आपको क्या लगता है कि हम ये सपना किसी और के साथ देखेंगे? तब आप बड़ी वाली हड्डी आई गई थी। क्या बोले? यार लड्डू के भैया के साथ तो यहाँ वहाँ घूमती रहती। कभी इस दीवाने को तो मौका दीजिए मेले में घुमाने का। हाँ? इस पड़ोसी को मौका दीजिए मेले में घुमाने का, लेके जाऊंगा आपको मेले में। नहीं मेले में तो हम लड्डू के भैया के साथ ही जाएंगे। और वैसे आप हमको इतना हॉर्स काय कर रहे हैं मेले में ले जाने के लिए? अभी जो स्पोर्ट्स सही पता है, हम तो लड्डू के भैया के साथ ही जाएंगे। हाँ? क्या तुम इनके साथ है? क्या गप्पे लड़ा रही हो? इनके पास तो कुछ काम धंधा नहीं है, लेकिन तुम तो बिजी हो। क्या गप्पी आ रही हो इनके साथ? लड्डू के भैया कि कानपुर के बाहर एक मेला लगा है और हमको बलबूती जी बोल रहे थे कि हम उनके साथ जाएं वो मेले में। अच्छा ये मेले में ले जाएंगे? क्या दिखाएंगे मेले में? लटकते हुए रंगीन बल्ब है? और दिखाएंगे भी क्या? ये तो खेला तो है नहीं। चिड़ी चुप अंधेरा मुक्त। छोड़ो चलो अंदर आओ। लेकिन हम जरूर जाएंगे। चलो आराम जाइए ना। गाड़ी के बच्चे तूने सोते हुए शेर को चढ़ा दिया। कैसे पड़ा था बेटा? You don't know me। तुम कितना शक करती हो मुझ पे यार? मैं कभी भी किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देखता हूँ।
नहीं मैंने कहा फिजिक्स पास की हुई बेबी। यार तुम कितना शक करती हो, तुम मुझे कितना बदमाश समझती हो बेबी। एंड आई लव यू सो मच। हेलो हेलो। ये बीवियां भी ना सैटेलाइट की तरह होती हैं भाई। इतनी दूर बैठे हुए भी हमारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है इनकी आंखों में। विभूति मेरे दोस्त मेरे भाई कैसा है तू? तू कहाँ मर गया था, मतलब कहाँ गायब हो गया था? नहीं यार मैं हांगकांग में आता घूमने के लिए। तू तो जानता है मेरे पास बहुत पैसा है। हांगकांग का भी जा सकते, बस ऐसा है कि फुर्सत नहीं हमारे पास, बिजी। अबे हो तू झूठ बोल रहा है बे साले, तेरी हरिद्वार जाने की तो औकात नहीं है। हांगकांग क्या तू भाग जाएगा? अरे छोड़ना, बता कैसा रहता है ट्रिप? कुछ स्पेशल? बात है स्पेशल। मेरे कुछ लाया क्या? चल बे तेरे लिए कुछ भी नहीं लाया, लेकिन वो मैं अपने लिए कुछ चीज लाया। ये देख बेटा, ये क्या है? चेन में डमरू। अब तू पैसे डाल के अच्छी चीज ले आता, क्या ले आया? अबे विभूति है, ये अच्छी चीज नहीं है, ये कमाल की चीज है। और हाँ, ये चेन है, रॉकेट नहीं है, ये हिप्नोटिज्म का यंत्र है। इससे बड़े बड़े खुर्राट हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हाँ, और मैं इसे अपनी बीवी के लिए लाया हूँ। क्या बक रहा है? सही बक रहा हूँ मैं। इससे तू किसी को भी अपने वश में करके ला सकता है। मैंने एक चुनी बंदे को हिप्नोटाइज करके इससे मोहम्मद रफी साहब के गाने भी सुन लिए। वो कल आ रही है, मैंने उसको हांगकांग में हिप्नोटाइज करके छोड़ आया हूँ। यार एक दिन तो घर में आराम से चैन से रह सकता हूँ कि नहीं? वो जैसे ही आ जाएगी फिर उसे हिप्नोटाइज करके गाय बना दूंगा, गाय। ये तो दे दे मेरे को सिर्फ एक दिन के लिए, फिर बीवी आ जाएगी वापस ले लूंगी। चल ठीक है यार, एक दिन के लिए रख ले। लेकिन एक बात सुन ना, तू उसे क्या करेगा? भाभी जी तो घर पे रहे नहीं। हाँ, एक पुराना हिसाब किताब चुकता करना। अब मदारी डुगडुगी बजाएगा और अंदर नाचेगा। आज की कंपनी के न्यूज ये है, कानपुर शहर के अंदर कुंवर दिल्ली के अंदर टक्कर, लाठी फाटा जंग हुआ। लाठी फाटा जंग के दौरान 10 किले घायल हुए, 10 चूहे घायल हुए। सरकार ने 5-5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। मैं कैमरामैन मल खान के साथ में हैंडसम टीका A to Z न्यूज लाइव रिपोर्टिंग। अरे तो रिपोर्टर बन गया एकदम यार। जबरदस्त मेरी जान, चमक रहा बिल्कुल तुम दोनों तो। थैंक यू डार्लिंग। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने इतने अच्छे कपड़े कहाँ से चुराए? चोटो दिमाग के बेटा A to Z